अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो तमाम स्टूडेंट्स जो एम कैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ई कैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एफ एस सी के स्टूडेंट्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका मेजर कोर्स है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और 1 आवर के अंदर अंदर। और इसमें ए टू जी तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये जाननी होती है कि जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है उसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो किसी रिएजेंट के अटैकिंग की वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शंस से जो है वो बेसिक पैटर्न है, इसको फॉलो करते हैं। अब जो रिएजेंट है, रिएजेंट दो तरह का हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल पे क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में एक करके डिस्कस करता हूँ। पहले इलेक्ट्रोफाइल बताऊँगा, फिर आपको न्यूक्लियोफाइल बताऊँगा। तो ये जो रिएजेंट है इनको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम कह सकते हैं, दो वर्ड से निकला है। एक इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और फाइल के मतलब होता है लवर। तो इलेक्ट्रो और फाइल के मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लवर। जो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का खुद जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की तरफ हमेशा कौन सा मॉलिक्यूल जाता है जो पॉजिटिव होता है, कौन सा जो है वो स्पीशीज़ पर अटैक करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल लव करता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तभी इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ही भागते हैं। जैसे Cl+ हो गया, CH3+ हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Cl+ दैट इज़ कॉल्ड क्लोरीनियम आइन हो गया, या फिर इस तरह से CH3+ है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, चूँकि इन पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल की टाइप्स की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल कितनी तरह के होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और साथ में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो। कभी कभार इलेक्ट्रोफाइल पर कोई चार्ज नहीं होता, उसके बावजूद वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है। जैसे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो CH3+, इस तरह से Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये हमारे पास जो है वो दैट आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, चूँकि इन सब पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो Cl+ है तो उसको तो मैंने बता दिया, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरीनियम आइन। Br+ है तो दिस विल बी कॉल्ड ब्रोमीनियम आइन। NO2+ है तो दिस विल बी कॉल्ड नाइट्रोनियम। तो यम आते हैं जब पॉजिटिव आइंस हमारे पास होते हैं। तो ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये सब नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरह से है, तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे CH3 की जब हम बात करते हैं तो CH3 में कार्बन ने इस तरह 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होता है, और कार्बन की 4th वैलेंसी जो है वो खाली होती है। तो कार्बन ने चूँकि यहाँ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कार्बन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो उसका मतलब ये कार्बन जो है वो CH3+ जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसकी वजह से क्या है बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज़ जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अच्छा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी हमारे पास हो सकते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे BF3 है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है, जबकि इनके पास कोई चार्ज होता नहीं। अब BF3 किस तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो बोरॉन में आप देख सकते हैं कि बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। बोरॉन क्लास शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, और 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे सब में। तो बोरॉन के भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके मतलब कहीं पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बोरॉन इस तरफ मूव करेगा। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि BF3 हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, चूँकि इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। इस तरह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन यहाँ पर कार्बन वैसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरह से, तो आप देखेंगे कि सर CO2 के अंदर तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल कैसे, देखें इसके पीछे रीज़न ये है कि 2 ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन आप जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर को खींचने की।
तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है, जबकि ये जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी बन जाता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज टू ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा, और उसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहेंगे? बिकॉज न्यूक्लियस लविंग होगा ये। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग या फिर पॉजिटिव लवर होगा ये, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये जाकर हमारे पास अटैक करेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लविंग होता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जैसे अमोनिया हमारे पास है, अमोनिया की बात जब हम करते हैं तो अमोनिया पर NH3 के मॉलिक्यूल में हमें एक लोन पेयर मिलता है। तो लोन पेयर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है जो इसको दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक करेगा। इस तरह से नेगेटिवली चार्ज जैसे OH नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है। तो न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास बच्चों नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होता है जिसमें कोई चार्ज ना हो, और एम्बिडेंट भी होता है। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो H- है, OH- है, इसका OR- अल्कोक्सी है। तो ये सब पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक करेंगे, ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। हाइड्राइड, एल्कोहल एंड अल्कोक्सी। अल्कोक्सी में कोई भी हो सकता है, मिथॉक्सी लाइक से CH3O हो सकता है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, कोई भी रेडिकल हमारे पास अटैच हो सकता है। ठीक है, कुछ हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, लाइक अमोनिया, इसमें कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये दे सकता है। तो ये अमोनिया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल में आप देखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल में भी हमारे पास 2 लोन पेयर्स हमें मिलते हैं। तो इसकी वजह से 2 लोन पेयर क्या कर सकते हैं? किसी पॉजिटिव चार्ज को दे सकता है। तो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, इस तरह अल्कोहल्स में जो OH होता है, अल्कोहल्स भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अमाइंस हैं, दीज आर द अमाइंस, अमाइंस भी न्यूक्लियोफाइल है चूँकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास अल्कोहल्स हैं, तो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कि इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमने ये चीज़ अभी समझी कि रिएजेंट कितने तरह के होते हैं। तो रिएजेंट 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है और एक जो प्रोटॉन लविंग या पॉजिटिव लविंग होता है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब इसको देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पर ये रिएजेंट अटैक करते हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब रिएजेंट के साथ अटैक करते हैं तो प्रोडक्ट बनने से पहले कभी कभार हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन। कोई चीज़ जो प्रोडक्ट से पहले हमारे पास बनती है उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, और इस पर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस पर मौजूद होता है। तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं ये। तो अब हम जानते हैं अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बच्चों हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं। कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, और कार्बेनाइन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे ECAT के कोर्स के लिए ECAT या फिर MD-CAT या FSC कोर्स के लिए हमें सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेनाइन। ये 3 हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। कार्बोकेटाइन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बो मतलब कार्बन और कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जब कभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाए, दिस विल बी कॉल्ड कार्बोकेटाइन। लाइक CH3+ ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन कब बनता है? मतलब अक्सर के CH3 CH2Cl है। दिस इज़ इथाइल क्लोराइड। कि अगर हम इथाइल क्लोराइड ले लें, ठीक है, और उस इथाइल क्लोराइड में क्या होगा कि क्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.0 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपने पास खींच कर नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा और इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास CH3 CH2+, या इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं C2H5+, ये हमारे पास एक कार्बोकैटाइन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लेवेज हमारे पास हो रही है, तो वो आप देख सकते हैं कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज यहाँ पर हो रही है, जिसको हम लोग जो है वो हेट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच ले रहा है, जैसे Cl नेगेटिव,
तो तो बाकी जो आपका CH3 CH2 है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। तो जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आपको कहीं पर दिखाई दे तो उसका मतलब कि ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है ये। इसके बाद कार्ब एनाइन से हमारा कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज हो, एनाइन कहते हैं नेगेटिव चार्ज को, तो जब भी कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है दिस विल बी कॉल्ड कार्ब एनाइन। जैसे CH3 CH2 पर नेगेटिव आ गया, दिस इज कॉल्ड कार्ब एनाइन। तो ये कार्ब एनाइन, यहाँ पर कार्ब एनाइन अलग अलग आपको दिख सकते हैं, जहाँ पर सब पे आप देख सकते हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कैरी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास होते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं कि जिनके पास कोई चार्ज ना हो, ना उन पर पॉजिटिव चार्ज है ना उन पर नेगेटिव, कोई चार्ज ना हो, दोनों में से कोई चार्ज ना है। तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इसके अंदर मौजूद होता है, और ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बनता है जब होमोलाइसिस होती है। होमोलाइसिस मतलब जब सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड जब हमारे पास ब्रेक होता है, जैसे Cl के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पर दोनों क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो ये हमारे पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, चूँकि इन पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के मौजूद हैं, ठीक है। जब इसी क्लोरीन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, 6 हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मौजूद है अपने, दैट्स वाई दीज आर एक्चुअली फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मिथाइल, फिनाइल। तो जब भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा किसी स्पीशीज़ में तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो ये होमोलाइसिस से बनता है जब सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होता है। अच्छा, अब इस तरह से इस चीज़ को समझने के बाद, रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 तरह के समझने के बाद, नेक्स्ट हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में समझना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या मतलब होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेस होता है किसी रिएक्शन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। इनमें से फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है जिसको लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से होती है, ये हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है, और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इफेक्ट आता है, ठीक है। और ये वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा ये इफेक्ट देखा जाएगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट किस तरह से एक नेल्स को अपने पास स्टिक करता है, और फिर जब नेल को अपने पास स्टिक करता है तो ये नेल एक तरह से थोड़ी देर के लिए क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है ये नेल भी, और ये फाइनली दूसरे नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सेम यही इंडक्टिव इफेक्ट है। लेट्स से कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास है एक CH3 CH2 CH2Cl, दैट इज़ प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पर जो Cl है वो नेगेटिव चार्ज है, चूँकि Cl यहाँ पर कह सकते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे अपने पास खींच लेगा तो इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो CH2 पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ CH2 पर नहीं होगा, बल्कि इसके साथ मौजूद दूसरे CH2 पर भी होगा। फिर इस CH2 के साथ बिल्कुल किनारे तक ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो सिर्फ इस एक क्लोरीन माइनस की वजह से बाकी सब पर आप देख सकते हैं कि फार्दर्स टू द एंड तक जो है वो क्या है कि ये जो चार्ज है वो जनरेट हो चुका है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, के जो पॉजिटिव चार्ज है वो असल में इंड्यूस हो गया है। इंड्यूस इंडक्शन से मुराद ये कि जो है वो दूसरे स्पीशीज़ तक और दूसरे एटम्स तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, जो पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास 2 तरह से इफेक्ट हम इसको देखते हैं, एक प्लस आई कहलाता है और एक माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। क्या डिफरेंस है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में, कि अगर जैसे कि प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा तो वो प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, जैसे यहाँ पर इस एक्स की बात कर लें, एक्स क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच कर नेगेटिव चार्ज ला सकता है, तो ये हम कह सकते हैं ये माइनस आई इफेक्ट आता है, ठीक है। और अगर ये वाई की बात करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करी हो, खींच रही हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, तो वो माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। और अगर कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ज़्यादा टेंडेंसी रखे तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो 2 तरह के इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास होते हैं,
माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है और प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट कौन कैरी करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट विल बी कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकेटाइन की? ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो आप सारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जैसे कि ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, तो ये हमारे पास टर्शरी है। टर्शरी इसको हम कहते हैं, या फिर हम इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके 3 तरफ रेडिकल है, जबकि यहाँ अल्फ़ा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी और इट विल बी 2 डिग्री। तो ये हमारे पास देखा जाए तो 3 डिग्री है और ये हमारे पास 2 डिग्री है। तो इधर पर यहाँ कार्बन जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, अच्छा ये CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन को, ठीक है। तो और यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये 2 CH3 ग्रुप जो है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को। तो यहाँ पर टर्शरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये जो हमारे पास सेकेंडरी होगा ये लेस स्टेबल होगा। वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो अनस्टेबिलिटी यहाँ पर जो है वो काउस होगी, ठीक है, और उतनी ज़्यादा हमारे पास अनस्टेबिलिटी होगी। चूँकि यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहे हैं इस कार्बन को ना, तो C+ को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है ना C+, तो ये तीनों मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए कार्बन क्या हो जा रहा है? स्टेबल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं आ रहा, तो ये अनस्टेबल हो जा रहा है, लेस स्टेबल हो जा रहा है इसके मुकाबले में। तो ये दैट्स व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर ये 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जब हम कार्ब एनाइन की बात करते हैं तो कार्ब एनाइन में इसका रिवर्स हो जाता है। अब कार्बन एनाइन में 3 डिग्री जो है ना, C- अगर चार्ज जनरेट करता है तो 3 डिग्री अनस्टेबल होता है, और जो हमारे पास 2 डिग्री होता है वो स्टेबल होता है। रीज़न फिर आप जानते हैं कि ये हमारे पास CH3 ग्रुप यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और फर्दर ये इसको दे रहा है, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। देखिए यहाँ पर देखी जाए तो ये कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो जब हम कार्बन एनाइन की बात करते हैं, कार्बन एनाइन में कार्बोकेटाइन का रेफरेंस होता है। कार्बोकेटाइन में C+, 3 डिग्री जो C+ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री C+ से, कार्बोकेटाइन से। लेकिन जब हम 3 डिग्री कार्ब एनाइन की बात करते हैं तब लेस स्टेबल होगा 2 डिग्री जो है वो कार्ब एनाइन से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से एक है, MCQs की सूरत में आ सकता है, एप्टीट्यूड में अक्सर पूछा जाता है। दिस इज़ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड हमारे पास है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, और ये जस्ट हमारे पास है, ये हमारे पास है डाईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इन दोनों में से कौन सा एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पर Cl नेगेटिव है, Cl जो है ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेता है अपने पास, और इसी के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना जो वो खींच रहा है, तो हर तरफ से खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा। जब इससे खींचेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाईली एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 क्लोरीन खींच रहे हैं मिलकर, तो इतना ज़्यादा ये नहीं खींच पाएंगे, तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं एसिड क्या होता है, H+ डोनर होता है। एसिड मतलब H+ डोनर, जो H+ ज़्यादा ईजिली दे सकें। तो यहाँ पर ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा ईजिली H+ दे सकता है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये इतनी ईजिली नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 Cl मिलकर इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में इसका रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे अमोनिया है, ठीक है, अच्छा ट्राईफिनाइलामाइन है और ये डाईफिनाइलामाइन है, तो दिस इज ट्राईमिथाइल, सॉरी नॉट ट्राईफिनाइल, दिस इज ट्राईमिथाइल अमाइन है ये, और ये हमारे पास डाई मिथाइल अमाइन है ये। अब यहाँ पर रिवर्स है, अब ये लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी रखता है। जितना ज़्यादा इजी लोन पेयर डोनर होगा, क्योंकि आप जानते हैं लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेस होते हैं,
तो यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो ईजिली ये लोन पेयर अपना आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ये डाईफिनाइल अमाइन की बात, डाईमिथाइल अमाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते इस नाइट्रोजन को, तो इसलिए लोन पेयर इसलिए ये दे नहीं सकता। इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है बनिस्बत इस वाले के, ठीक है। मतलब ट्राईफिनाइल अमाइन ज़्यादा जो है वो बेसिक है बनिस्बत डाईफिनाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन के, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हमारे पास इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट के बाद रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस किससे कहते हैं? रेजोनेंस जो है ना बच्चों वो स्टेबिलिटी की वजह से आती है। जब रेजोनेंस होती है मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। जैसे बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो बेंजीन के अंदर आप जानते हैं रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल होता है। और रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन ज़रूरी है। कॉन्जुगेशन से मुराद यहाँ पर क्या है भाई? दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड। जब कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड होगा तभी रेजोनेंस होगा। जैसे कॉन्जुगेट से मुराद, जैसे बेंजीन में आप देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, फिर यहाँ नहीं होता, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ नहीं होता, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ नहीं होता, तो दिस इज़ कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स जब यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे बेंजीन में दिखता है, और जब रेजोनेंस आती है तो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। अब यहाँ कॉन्जुगेशन देखेंगे, जहाँ पर देख ले कॉन्जुगेशन 3 तरह से कॉन्जुगेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तो पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड नहीं है, फिर पाई बॉन्ड के बजाय यहाँ पर जो है वो पी ऑर्बिटल्स हैं या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पी पाई कॉन्जुगेशन। क्योंकि पी ऑर्बिटल्स में यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड पी पाई कॉन्जुगेशन। ये भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये भी है कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर अटैच है तो सूरत में भी हमारे पास यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगी, रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस की हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। नॉर्मली फर्स्ट वाली तो बहुत फेमस है, कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड्स। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, और ऐसे भी हो सकता है पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी हो। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, या इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। जगह कॉन्जुगेशन अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं होंगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखें, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास जो अल्कीन है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड अल्कीन है, तो आइसोलेटेड अल्कीन के अंदर रेजोनेंस दिखने में नहीं आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यही जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड अल्कीन होता है वो हमारे पास स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो उसके बाद थर्ड इफेक्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये किस वजह से आती है बच्चों? इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन देख लें, क्या कंडीशन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये थर्ड हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन अगर मौजूद हो, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो फिर वहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखने में आती है। फिर होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का पाई बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर पर चले जाता है, ठीक है। तो जिसको आगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी आती है। जैसे कि हमने पढ़ा ना, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। देखिए ये सिग्मा है, ये हमारे पास पाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्मा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बाई हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड जो है ना यहाँ से शिफ्ट होकर इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी पाई बॉन्ड के इधर पे। तो इस तरह से ओवरलैपिंग एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, और इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं हो सकती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। अब आते हैं बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस टोटल कितने तरह के होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस 4 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो आइए समझते हैं तमाम तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। सबसे पहला हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वन एटम रिप्लेसेस अदर, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है, एक एटम दूसरे एटम की जगह पर आ जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जैसे आप देख सकते हैं कि मिथाइल हलाइड है यहाँ पर हमारे पास कोई, और जब इसने एक वाई से रिएक्शन किया किसी रिएजेंट से, ठीक है, अभी ये कोई भी रिएजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। वैसे चूँकि हैलोजन के केस में ये पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब होगा, तो यहाँ पर अटैकिंग होगी ना, तो ये X बाहर निकलेगा और Y आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर होगा न्यूक्लियोफाइल, तो वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गई कि एक एटम ने X की जगह पर Y आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो चीज़ अटैक कर रही है वो मैंने आपको बताया था, दिस इज़ कॉल्ड रिएजेंट। जो चीज़ बन गई दिस विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो चीज़ बाहर निकल गई उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज यस लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास 3 तरह की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। डिपेंड करता है कि जो वाई है ना वो अटैक करने वाला वो क्या है। इस रिएजेंट के लिहाज से हम अलग अलग टाइप्स निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मशहूर है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे CH3Cl है, यहाँ नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाता है इस पोलर बॉन्ड की वजह से, और न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं Cl पर अटैक इस जो है वो इस CH3 पर अटैक करके Cl को बाहर निकाल देता है। तो ये CH3 NU के बीच का बॉन्ड बन जाते हैं और Cl- बाहर आ जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl नेगेटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वरना ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जैसे Cl- है ना, तो अब यहाँ पर अगर Br- होगा तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज Br- लेस रिएक्टिव होता है Cl-। लेकिन अगर F- होगा तो ये कर देगा, चूँकि F- Cl- से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ मिथाइल क्लोराइड, इसका OH से रिएक्शन है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहाँ पर CH3 के साथ अटैच करके मिथानॉल बना लेगा, या कॉमन में मिथाइल अल्कोहल बना लेगा। तो दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि एक न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज स्पीशी सब्स्टिट्यूट कर देगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज स्पीशी को, ठीक है। और उसके अलावा फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने में आती है, जो सबसे ज़्यादा आपको पता है बेंजीन के अंदर होती है। तो बेंजीन में जो हाइड्रोजन है H+ है, उसकी जगह पर क्या, और यहाँ माइनस चार्ज जनरेट होता है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी यहाँ पर जाकर अटैक कर देता है और H को बाहर निकाल लेता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन ने आकर इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया। तो बेंजीन के अंदर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखने में आती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, H+ को रिप्लेस कर देता है और बेंजीन के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तीसरी हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। फ्री रेडिकल का मैंने बताया था, जिस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, दिस इज़ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा कौन करते हैं भाई, अल्केन्स करते हैं, जो नॉन पोलर स्पीशीज़ होते हैं ना वो करते हैं। जैसे अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है। तो उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे ये हमने मीथेन ले लिया, तो मीथेन CH4 ये भी एक अल्केन हमारे पास होता है, और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है, Cl2 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन होता है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, और बॉन्ड के ब्रेक होने से जो है वो ये हमारे पास 2 कोलिन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो एक कोलिन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और एक क्लोरोमीथेन बन जाता है, या अगर हम इसको कॉमन में बोले तो मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। और ये जो H है वो दूसरे Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना के अलग हो जाता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, चूँकि हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल आकर एक सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एडिशन रिएक्शंस है। एडिशन रिएक्शन कौन से करते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें पाई बॉन्ड होता है, और इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में होता भी क्या है कि पाई बॉन्ड ब्रेक्स, इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेट्स से कि वो हमारे पास अल्केन्स हो गए, या हमारे पास अल्केन्स नहीं होंगे, सॉरी फॉर दैट, जैसे अल्कीन्स हो गए हमारे पास, या हमारे पास अल्काइंस हो गए, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो है वो अल्कीन एक मौजूद है, जैसे 3 कार्बन वाला अल्कीन है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपीन। इसमें अगर HBr का एडिशन कराना है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड के टूटने से यहाँ पर ये HBr यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर जो एक रूल अप्लाई होगा यहाँ पर ना, तो ये डबल बॉन्ड की ब्रेकेज तो होगी, 2 बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक रूल के लिहाज से होगा, उस रूल को हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि अगर आसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे ये आसिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ से अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वहाँ पर जाकर अटैक करता है जहाँ से पहले से ज़्यादा से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, फॉर आसिमेट्रिकल अल्कीन
ये आप अपने पास लिख सकते हैं कि अगर असिमेट्रिकल अल्कीन हो तो देन हाइड्रोजन अटैचेस ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए वहीं पर जाकर जो है वो अटैक करेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो H यहाँ पर अटैक किया, Br यहाँ होना। तो ये हमारे पास दैट इज़ 2 ब्रोमोमीथेन, ये हमारे पास कंपाउंड 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर बन गया। चूँकि चेन बनाएंगे यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना, तो नंबरिंग होगी इस तरह से 1 2 3, तो दिस इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो ये एडिशन रिएक्शन है। और एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखिएगा, दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये MCQs के लिए सारी बातें आपको याद रखनी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा फास्टर रिएक्टेंट करेगा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। तो अल्काइंस रिएक्ट्स फास्टर देन अल्कीन्स एंड अल्कीन्स रिएक्ट्स फास्टर देन अल्केन्स। जैसे अब यहाँ पर अच्छा एक हमारे पास रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये ज़्यादातर इंडियन कोर्सेज़ वगैरह में इसको हम पढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर हम यही एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। उल्टा हिसाब होगा, मतलब Br यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो याद रखें कि मार्कोनिकॉफ रूल के अलावा भी काम हो सकता है, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है अगर परऑक्साइड एरो के ऊपर कहीं पर मौजूद है तो, एज आ सॉल्वेंट अगर यहाँ पर कहीं पर ये मौजूद है तो। इस तरह से एक एडिशन रिएक्शन अभी जो पीछे हमने देखा था वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। ये जो अल्कीन्स करते हैं ना यहाँ पर, ये एडिशन रिएक्शन हमारे पास खिलाते हैं, दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन एक और एडिशन रिएक्शन हमारे पास होती है, एक और तरह की एडिशन रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कौन करते हैं हमारे पास, जो सारे के सारे एल्डिहाइड हमारे पास करते हैं और कीटोन हमारे पास करते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जो रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। चूँकि फर्स्ट स्टेप पे जाकर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है। जैसे देख लें, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, यहाँ उसके पाई बॉन्ड को तोड़ा गया है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सेकंड स्टेप पे जाकर H+ अटैक करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पे अटैक होने की वजह से दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा जिसको हम लोग कॉमन नेम में साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप का रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, ये एडिशन का रिवर्स है। ये एडिशन का बिल्कुल रिवर्स है। किस तरह से? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेट हो जाती है चीज़ कोई, एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन किसकी होती है, क्या एलिमिनेट होता है, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन इसके अंदर एलिमिनेट हो रहा होता है, जबकि एडिशन रिएक्शन में कुछ चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। कैसे? बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से, पाई बॉन्ड क्लेवेज से, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एडिशन रिएक्शन इसका रिवर्स है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब जैसे कि एक मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे ये ब्रोमोब्यूटेन मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसकी एलिमिनेशन करनी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए हमारे पास अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ एलिमिनेटिंग एजेंट। तो होगा क्या कि एक तरफ से हमारे पास Br- यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ये अल्फ़ा कार्बन है, दिस इज़ बीटा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए यहाँ पर, दैट्स इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये H जो है ना वो इस OH के साथ निकल जाएगा और ये K जो है वो इस Br के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारे पास फाइनली इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारे पास ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी बाय द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड दिस इज़ हैलोजन, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप और भी एलिमिनेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे अल्काइल हैलाइड में हो। जैसे प्रोपेनॉल के अंदर एलिमिनेशन देख लें हो सकती है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोपेनॉल की असल में हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल की, कि एक तरफ से H निकाल रहे हैं
और एक तरफ से OH निकाला है, सेम वही बीटा से ही निकल रहा है यहाँ पर ये ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हमारे पास एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर रिमूव कर सकता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, प्रोपीन बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस मैंने आपको बताएं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं जो ECAT के स्टूडेंट्स के लिए या MCAT के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने था सर नसीम जुल्फ़िकार, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं तो मेरे लेक्चर को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आपको जो है वो मेरी यहाँ पर वक्त पर मिलती रहें। तो मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो कम्प्लीटली 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ECAT, MCAT सबके लेक्चर्स मैंने अपने अपलोड किए हैं। खुद भी इससे इस्तेफादा हासिल करो, अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फिज़िकल क्लासेस मेरे ज्वाइन करने वाले हैं तो मेरा ताल्लुक़ जो है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है। दुआए इल्म कोचिंग सेंटर जिसके ब्रांचेस आपको जो है वो औरंगी टाउन में भी मिल जाएंगे। इसकी एक ब्रांच गुलशन ब्लॉक 5 के अंदर भी है और उसकी एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ कराची में भी है, नॉर्थ कराची में ब्लॉक 11A में। तो अगर आप मुझे फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन डिटेल्स और फीस वगैरह की डिटेल्स के लिए ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 0300 215 2272। इस पर आप जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें सारी मेरी समझ में आ गई होंगी आज के लेक्चर की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने कोशिश की है कि काफ़ी ज़्यादा इसको समराइज़ करके समझाया जाए, इसके बहुत जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मैं आपके जहन में डाल दूँ। इंशाल्लाह इससे आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।